हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? सो बेटा जी, हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू कर दिया था पढ़ना। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा। आप लोगों ने ये जान लिया पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा जी कि वाटसन क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉगमा, जिसके थ्रू उसने ये कहा था डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, जिस प्रोसेस का नाम है बेटा जी रेप्लिकेशन। डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है आरएनए बनाकर, और आरएनए बनाने वाला प्रोसेस था बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन। और आपने कहा था वो आरएनए आगे जाके प्रोटीन को बनाता है, वो प्रोसेस का नाम था बेटा जी ट्रांसलेशन। आपने ये भी कहा था इन द केस ऑफ द रिट्रोवायरस, जहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वहां पे आरएनए बनता है डीएनए। तो हम कहते हैं वहां पे जो डॉगमा चलता है उसका नाम होता है रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। ये सब बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये भी बता दिया कि शुरुआत में आरएनए आया था, आरएनए के बाद इवॉल्व हुआ है डीएनए। तो शुरुआत वाला जो वर्ल्ड था, शुरुआत वाली जो दुनिया थी, वो थी आरएनए वर्ल्ड की दुनिया। क्या क्या उसके पॉइंट थे, वो सब बातें हम कर चुके हैं। नो पॉइंट आता है सर, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन था? तो आई होप आपको आंसर पता होगा। नहीं याद आ रहा तो आपको बता दूं, आपने कहा था जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था डबल हेलिकल, तो उस टाइम पे अपने पॉइंट बोला था कि सर एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा विल्किंस ने ये प्रूव किया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल होता है, वो पैरेलल होता है, हेलिकल वगैरह सब बातें वहां पे विल्किंस ने दे दी थी अपने एक्सरे डिफ्रैक्शन में। बट वो ये नहीं देख पाए थे कि डीएनए की जो स्टैंड है, वो जो डीएनए डबल स्टैंड है, वो पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है। उनकी पहली गलती ये हुई थी। दूसरी गलती यहाँ पे ये हुई थी, वो एबल टू एक्सप्लेन नहीं थे कि डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे अपनी कॉपी बनाता है, और उस बात को नहीं बता पाए थे। याद आ रही है बातें? एंड वाटसन क्रिक ने क्या किया था, इरविन चार्ल्स के रूल को ही लिया, उन्होंने वहां पे एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज किया विल्किंस वाले को बेटा जी यहाँ पे, और उन्होंने वहां पे एक मॉडल रखा जिसका नाम था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, जहां उन्होंने ये कहा था डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है, बैकबोन है वो सुगर और फॉस्फेट से बनी है। बैकबोन में जो बॉन्ड है वो कौन सा है बेटा, जबकि यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, वहां पे आप अगर दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ी होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका डायमीटर जो होता है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये सब बातें पढ़ी आप लोगों ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए में। याद आई बातें? तो मतलब डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है ये विल्किंस नहीं बता पाया, बट ये बताने वाला कौन था बेटा? सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक। तो उन्होंने कहा डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या कहते हैं उन लोगों ने यहाँ पे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, यही आज हमारा लेक्चर है। क्या कहा उन लोगों ने और उसको कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था, यही सब बातें यहां पे शुरू होती। तो फर्स्ट टाइम इन 1953, कहानी कब की है? 1953 की, जब दिया गया था मॉडल, कौन सा बेटा जी? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब मॉडल दिया गया था, उसी टाइम पे बताया वाटसन और क्रिक ने कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसा है यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव। तो डालेगा हेडिंग बेटा जी आज के टॉपिक की डीएनए रेप्लिकेशन। उसमें पहला पॉइंट लिखेगा बेटा जी डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। कैसा है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव है। इसी बात को हम समझेंगे, तो सुनिएगा बेटा। इन 1953 वाटसन एंड क्रिक वाटसन एंड क्रिक ने इस 1953 में कहा डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। इस वर्ड का क्या मतलब है उसको सुनिएगा। मैं कहूंगा वाटसन एंड क्रिक गिव स्टेटमेंट दैट डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। सुनते रहो मेरे भाई और समझते रहो। डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल। सो ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन both strands get separated. During the DNA replication, both strands get separated and each strand behave as a template. अब टेम्पलेट क्या है? जिसके ऊपर डीएनए बनेगा वो स्ट्रैंड बनेगा। तो मैंने कहा each strand behave as a template for the synthesis of a new complementary DNA strand.
न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। समझ के देखो बात, कहानी को समझ के देखो, इतनी जल्दी नहीं कि बस हमने बोल दिया आपको समझ में आ गया, समझाएंगे आपको नए तरीके से। देखो मेरे बात, यहां जो लाइन है उसको दिखाता हूं। डीएनए बना हुआ है, मान लिया इस तरह का बेटा, आपको पता है डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड का होता है, मतलब ये स्ट्रैंड अगर उसकी 5' है तो ये क्या है बेटा 3' है, उसके सामने वाली कैसी होगी 3' तो ये क्या होगी 5'। हमेशा कैसा होता है बेटा जी, एंटी पैरेलल होता है, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड अपने आप को सेपरेट कर लेती है, मतलब सोचिएगा ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए तो क्या होगा, आपको सर एक स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3' से 5'। स्टेटमेंट लिख देते हैं बेटा जी, A T G C T, ये वाली स्टेप। अगले क्या है बेटा जी यहाँ पे 5' से 3', क्या है बेटा जी यहाँ पे T A C G और A। सबसे पहला वर्ड बोला during the DNA replication both strand get separate out, हो गए separate। now each strand behave as template, ये strand behave करती है template का, मतलब अब ये देगी जगह कि इसके ऊपर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो सके, मतलब now this strand acts as template for the synthesis of new कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। वर्ड को समझिएगा, क्या होगा बेटा जी, कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होगा। ये वर्ड मैंने आपको समझाया, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री होती दोनों चेन, मतलब एक में अगर प्यूरिन है तो सामने क्या मिलेगा, पैरामिन मिलेगा, एक में अगर एडिन है तो सामने कौन मिलेगा, थायमिन मिलेगा, ग्वानिन है तो कौन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा। तो सोचिएगा, मैं कहूंगा दिस स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसके सामने आके जुड़ेगा T, इसके सामने आके जुड़ेगा A, इसके सामने आके जुड़ेगा C, इसके सामने आके जुड़ेगा बेटा यहाँ पे G, और इसके सामने आके जुड़ जाएगा बेटा जी यहाँ पे आपका A। तो आपने कहा एक नई स्ट्रैंड बनेगी, बेटा वो स्ट्रैंड कैसी बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। इसी तरह ये स्ट्रैंड भी एक टेम्पलेट का काम करेगी और इसके सामने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगी, मतलब इस A के सामने T के सामने आ जाएगा A, यहां आ जाएगा T, यहां आ जाएगा सॉरी G C, लाइन को दोबारा सुनिएगा। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन both strand get separate out and each strand behave as a template strand for the synthesis of a new complementary anti-parallel strand, for the synthesis of new complementary anti-parallel strand। कि भाई अगर ये 3 to 5 है तो यहां बनेंगे 5 to 3, और जब 5 to 3 बनेगी तो वो स्ट्रैंड होगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एडमिन के सामने क्या आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा, थायमिन के सामने एडमिन आ जाएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आ जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए इस डीएनए की स्ट्रैंड के ऊपर दूसरी स्ट्रैंड बन जाएगी, इस डीएनए की स्ट्रैंड के ऊपर दूसरी स्ट्रैंड बन जाएगी। मैं कहूंगा दोबारा से डीएनए कैसा बन गया, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड का बन गया। पर देखने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे जो एक डीएनए था अब उसकी यहाँ पे 2 कॉपी बन गई, जो एक डीएनए था अब उसके यहाँ पे 2 कॉपी बन गई। तो मैं कहूंगा नाउ इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, in the newly synthesized DNA, one is parental strand and one is new strand, one is new strand and one is parental strand। कहानी आपके सामने है, अगर समझ के देखोगे तो। अब मैं पूरा स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं उसको जरा सुन लेना एक बार अच्छे से इंग्लिश भाषा में, उसको आपको लिखना है। इन्होंने क्या कहा वो हम बातें बोल रहे थे। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन द डबल स्ट्रैंड डीएनए गेट सेपरेट आउट, या बोथ स्ट्रैंड, ऐसे लिखना, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गेट सेपरेट आउट
and each strand behave as a template strand for the synthesis of a new complementary anti-parallel strand. Full stop. अब सुनिएगा, in the newly synthesized DNA, one strand is parental and one strand is new strand. ये जो पेरेंट डीएनए था, इसी से तो दो स्ट्रैंड बनी है, उसमें से जो नया डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड तो वो है जो वही पुराने वाली है, और एक स्ट्रैंड कैसी है, नई है। जरा वर्ड को देखो तो, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब आधा कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता। मतलब आगे जब भी कोई नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड तो पुरानी होती है और एक स्ट्रैंड नई होती है। मैंने कहा जब भी कोई नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पुरानी होती है, मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंटल होती है, एक स्ट्रैंड ओल्ड होती है, जबकि एक स्ट्रैंड कैसी बेटा जो न्यू है। मैं कह सकता हूं यहां मैं पेरेंटल को क्या कह रहा हूं बेटा जी, यहां पे ओल्ड स्ट्रैंड कह रहा हूं कि वन स्ट्रैंड इज ओल्ड दैट इज पेरेंटल एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू। उन्होंने कहा इस तरह से होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये कहने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था बेटा जी वाटसन एंड क्रिक। और कब का उन्होंने ये लाइन बेटा जी यहाँ पे इन 1953। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन द बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हेलिकल स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर गेट सेपरेट आउट एंड ईच स्ट्रैंड बिहेव एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू complementary anti-parallel strand, and in a newly synthesized DNA one strand is parental or old strand and one strand is new. It is known as semi-conservative DNA replication. ये बातें होगी, बट पॉइंट आता है अब हमने कोई स्टेटमेंट दिया है तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी तो किया गया होगा। तो वाटसन क्रिक ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया, उन्होंने जस्ट ये एक कहानी रखी थी बेटा। फर्स्ट टाइम कहने वाले वो लोग थे, उन्होंने कह दिया अपने हेलिकल स्ट्रक्चर साथ में इस तरह से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। चलिए हटाते इस टॉपिक को, अब बातें करते हैं एक्सपेरिमेंट कि हाउ वी कम ऑन दिस कंक्लूजन, कि सच में ऐसा होता है, हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे, हमने एक्सपेरिमेंटली इस बात को कैसे प्रूव किया। अब हम उसकी बातें करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के एग्जाम से काफी बार उसमें क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे, उनकी जरा कुछ रेशियोज आएंगे, वो देखने आप लोगों को देखिए। अब साइंटिस्ट आगे अगले दो, देखिएगा बेटा, ये बातें हैं 1958, मतलब वाटसन एंड क्रिक ने 53 में कहा डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। उसके 5 साल बाद इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। तो आपसे पेपर में आ जाए क्वेश्चन, हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा जी, यहाँ पे मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट ऑन विच ऑर्गेनिज्म। तो आप कहोगे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा जी ऑन द ई कोलाई, मतलब ऑन ए प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले इन लोगों ने किया था, उसके बाद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ह्यूमन में, प्लांट में भी इन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा के बातों को प्रूव कर दिया। वो एक अलग कहानी थी बेटा जी यहाँ पे, बट फिलहाल करने वाला कौन था यहाँ पे, आप ये साइंटिस्ट उन्होंने किस पे किया बेटा जी, यहाँ पे ई कोलाई पे किया। शुरुआत करें बेटा जी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखिएगा जरा। उन्होंने एक मीडिया लिया, उन्होंने एक पेटी डिस्क ली, इस पेटी डिस्क में डाला बेटा जी उन्होंने मीडिया, मतलब एक न्यूट्रिशन लिया जिसमें उन्होंने ई कोलाई की सेल को ग्रो किया। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे ई कोलाई की सेल है बेटा जी, मैं ऐसे बना देता हूं बड़ा सा कि ये एक ई कोलाई की सेल है। ई कोलाई सेल का डबलिंग टाइम
होता है बेटा जी 20 मिनट का। अब ये वर्ड भी आपको याद रखना है कि इक्वल सेल का जो डबलिंग टाइम है बेटा वो कितना है यहाँ पे 20 मिनट का। इस वर्ड का क्या मतलब है कि हर 20 मिनट में इक्वलाई अपने आप को डिवाइड करके डबल इन द नंबर हो जाती है। मतलब अगर एक इक्वलाई है तो अगले 20 मिनट के बाद एक से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, 2 से 4, 4 4, तो उसका द टाइम टेकन फॉर द सेल डिवीजन वो कितना है बेटा जी यहाँ पे आपका 20 मिनट्स का है। हर 20 मिनट में इक्वलाई डिवाइड करके अपने नंबर को डबल कर लेती है। ये प्रोसेस क्या है बेटा, ये टाइम क्या उसका बेटा डबलिंग टाइम। तो कितना टाइम बेटा उसका यहाँ पे 20 मिनट वो अपने आप को यहाँ डबल कर लेती है। यहाँ तक का पॉइंट सही है। चलिएगा अब आप एक बात कहते हो सर हम अगर डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो डीएनए में हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, याद है। प्यूरिन में 1 3 5 7, इन द केस ऑफ द पैरामिडिन 1 और 3 पे था, याद है ना ये बातें यहाँ पे। तो मतलब नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट था ही था। तो उसने कहा ये एक इक्वलाई है जिसमें नाइट्रोजन बैठा हुआ है नॉर्मली बेटा जी N14। आई थिंक आपने केमिस्ट्री में याद होगा आइसोटॉप जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, हम कहते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके आइसोटॉप। तो हमने कहा नाइट्रोजन नॉर्मल था बेटा जी N14 वाला। उन्होंने इस मीडिया में नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज कर उन्होंने हैवी नाइट्रोजन यूज किया और यूज किया बेटा जी N15। दोबारा वर्ड को सुनना, इकोलाई के अंदर जो नाइट्रोजन था बेटा वो था नॉर्मल नाइट्रोजन दैट इज N14, बट उन्होंने यहाँ पे जो मीडिया लिया जहां पे वो इक्वलाइज सेल को ग्रो कर रहे थे तो उन्होंने जिस सेल में ग्रो, जिस मीडिया में ग्रो किया वहां पे उन्होंने सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन जो यूज किया वो क्या यूज किया बेटा जी यहाँ पे NH4Cl। और ये जो आपका नाइट्रोजन का सोर्स था उस नाइट्रोजन के सोर्स में ये जो नाइट्रोजन उन लोगों ने यूज किया वो नाइट्रोजन कौन सा यूज किया बेटा उन लोगों ने यहाँ पे हैवी नाइट्रोजन दैट इज N15। मैं आपको बता दूं इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इट इज ए हैवी आइसोटॉप। यहां तक की बात सही है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बट समझने की बात है बेटा जी। यहाँ पे नॉर्मली N14 था, यहाँ पे जो मीडियम यूज किया वो क्या है कि उन्होंने N15 का यूज किया जो कि भैया जिन्होंने सोर्स के तौर पे क्या यूज किया NH4Cl, वहां पे सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन था बट इस सोर्स में जो नाइट्रोजन था बेटा जी वो क्या था यहाँ पे हैवी नाइट्रोजन था और वो एक आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन था। चलिएगा अब मुझे एक बात बताइएगा, हम अगर यहाँ पे कहानी को समझ कर देखें सर ये डीएनए की डबल स्ट्रैंड है सर, यहाँ पे है 14 वाला डीएनए, ये है 14 वाला डीएनए, मतलब नाइट्रोजन इन दोनों में जो परसेंट है वो 14 वाला परसेंट है। मैंने कोई एन नहीं लिखा, मैं ये कह रहा हूँ इन स्टैंड में नॉर्मली जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन वो कौन सा वाला है N14 वाला है, ठीक है। चलिए अब जब ये इक्वलाई अपने आप को 20 मिनट में डबल करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, तो सर डिवाइड करने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा। डीएनए अगर रेप्लिकेशन हुआ होगा तो सर यहां डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए उसने नाइट्रोजनस बेस पेयर भी तो सिंथेसाइज किए होंगे। वर्ड को समझना सर, जब ये सेल अपने आप को यहां डबल कर रही होगी तो सर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फेज आता है एस फेज, और एस फेज के अंदर आप ये कहते हो डीएनए अपने आप को सिंथेसाइज करता है, और डीएनए अगर अपने आप को सिंथेसाइज करता है तो आप ये कहते हो सर डीएनए बनाने के लिए उसने वहां पे न्यूक्लियोटाइड भी तो बनाए होंगे। न्यूक्लियोटाइड अगर बनाए हों तो उसने वहां पे नाइट्रोजनस बेस पेयर भी तो बनाए होंगे। नाइट्रोजन बेस पेयर अगर बनाए होंगे तो सर नाइट्रोजन का यूज तो क्या होगा, तो इस मीडिया के अंदर जो नाइट्रोजन बैठा वो क्या बैठा है यहाँ पे N15 बैठा। तो अब इसका मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन वाला बात आपको कही गई थी कि दोनों स्ट्रैंड अपने आप को अलग अलग करती हैं एंड बिहेव करती है जे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इनके सामने बन जाता है नया डीएनए स्ट्रैंड दैट इज N15 वाली। अब मैं कहूंगा यहां बन गया हाइब्रिड डीएनए। ये था बेटा जी पेरेंटल डीएनए। अब सोचिएगा जरा यहाँ पे सर ये ब्लैक वाला इंडिकेट कर रहा है 14 को बट रेड वाला इंडिकेट कर रहा है 15 को, 14 और 15 का, ठीक है। उन्होंने
इसको फिर अगले 20 मिनट के लिए इसी मीडिया में ग्रो किया, अगले 20 मिनट के लिए और ग्रो किया। यहां पे टाइम कितना है बेटा जी आपका 20 मिनट्स के बाद की बात है। उन्होंने 20 मिनट और ग्रो किया इन दोनों सेल्स को इसी मीडिया में। तो क्या हुआ होगा, चलो हम नीचे बना देते हैं, ऊपर में साइड में नहीं, नीचे बनाते हैं। सर इसी को उन्होंने 20 मिनट के लिए और ग्रो किया, तो क्या हुआ होगा सर, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होगी, तो ये ब्लैक अलग होगी, यहां भी अलग हुई होगी, तो सर ये ब्लैक अलग होगी। सर इसी तरह रेड भी अलग हुई होगी, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा ये रेड अलग हो गई, ये रेड भी वहां से अलग हुई होगी, इस तरह चारों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई। सर अब डीएनए रेप्लिकेट हुआ होगा, क्या होगा, इस स्ट्रैंड के सामने ये नई 15 वाली आ गई, इसके सामने 15 वाली आ गई, इसके सामने भी 15 वाली आ गई, और इसके सामने भी क्या आ गई 15 वाली आ गई। कहानी समझो, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बेटा। आप इसी मीडिया में पहले 20 मिनट के लिए इक्वलाई को ग्रो करते हो, तो सर इस इक्वलाई की सेल ने यहाँ पे उसके पास नेचुरली तो N14 था, बट मीडिया में उसने N15 का यूज किया होगा, तो अब अगला जो डीएनए स्ट्रैंड बनी होगी उस हर स्ट्रैंड में क्या गया होगा, N15 गया होगा। बिल्कुल मुझे दिखाया गया रेड कलर को इंडिकेट करो N15 से। सर उसने अगले 20 मिनट के लिए और ग्रो किया, तो मैं कहूंगा अब सेल में इस प्रकार का हाइब्रिड डीएनए है, तो ये क्या हुआ होगा सर, ये स्ट्रैंड दोनों अलग अलग करेंगे, तो N14 अलग हो गया, N15 वाली स्ट्रैंड अलग होगी। दोनों के पास यहाँ पे जो डीएनए बनेगा तो N15 वाला बनेगा ना, तो मैं 15 से इंडिकेट किसको कर रहा हूँ, रेड को, तो मैंने कह दिया इसके सामने नया 15 आ गए, और इस नई 15 के सामने कौन आ गया, नई 15 आ गई। इस तरह से 4 डीएनए की स्ट्रैंड बनकर तैयार हो गए बेटा, हाँ या ना, तो आप कहोगे सर इस तरह से बन गई। अब हम इनको अलग अलग कैसे करें, तो आपने एक तरीका पढ़ा था बेटा जी सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब उसने क्या किया, टेक्निक अपना है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसने हैवी और लाइट डीएनए कंटेनिंग सेल्स को अलग अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट, और उसने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए एक मीडियम यूज किया, और वो मीडियम था बेटा जी यहाँ पे आपका सीजियम क्लोराइड, CaCl। उन्होंने यहां पे क्या किया, इन सेल्स को बेटा जी एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में जो मीडियम यूज किया वो क्या है बेटा, यहां पे सीजियम क्लोराइड। हम ये कहते हैं ये है डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम, मतलब एक ऐसा मीडियम जो डेंसिटी के बिहाफ पे चीजों को अलग अलग करेगा। किसके बिहाफ पे, डेंसिटी के बिहाफ पे। आई थिंक ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। डेंसिटी क्या होती है, अगर आप फॉर्मूला समझोगे तो सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर अब सोचने वाली बात है, इस स्टैंड में बैठा हुआ नाइट्रोजन 14 वाला और इस स्टैंड में बैठा हुआ 15 वाला, तो किसका वेट ज्यादा है, मास किसका ज्यादा होगा, N15 वाले का होगा। तो मैं कहूंगा जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी तो कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं इनको टेस्ट ट्यूब में बना के दिखाऊं, तो मैं ऐसा बना के दिखाऊं बेटा जी कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है, ये है सीजियम क्लोराइड, तो मुझे क्या दिखाई देगा, सबसे ऊपर अगर डेंसिटी के पेपर कहूंगा मुझे ऐसा डीएनए दिखाई देगा, मतलब जिसके पास 14 और 14 वाली स्ट्रैंड है। सर फिर कौन दिखाई देगा, 14 देखो 3 स्ट्रैंड समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पहली स्ट्रैंड सर इसके पास लाइट डीएनए है, मतलब सबसे ज्यादा हल्का डीएनए इसके पास है। अब अगर लाइट इन द वेट होगा तो मास कम होगा, तो डेंसिटी भी तो कम होगी, और डेंसिटी कम होगी वो सबसे ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। तो मैं कहूंगा ये है बेटा जी आपका लाइट डीएनए। सर अगले को समझते हैं N14 15, ये दोनों का हाइब्रिड डीएनए है, तो मैं कहूंगा ये है बीच में जो आपने बनाया हाइब्रिड, मतलब N14 N15। यहां पे मैं लिख सकता हूं दोनों स्ट्रैंड कैसी बेटा जी आपके यहां पे N14 वाली स्ट्रैंड। सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी, N15
N15 वाले को मैं कहूंगा ये कैसा डीएनए है बेटा जी आपका यहाँ पे हैवी डीएनए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा कहानी को समझ लो। मैंने भाई एक नॉर्मल इकोलाई को ग्रो किया 20 मिनट के लिए एक मीडिया में, जहां पे वो अपने आप को डबल करती है, बट उस मीडिया में मैंने जो नाइट्रोजन का सोर्स रखा बेटा जी वो रखा वहां पे मैंने N15 यानी कि हैवी नाइट्रोजन। अब मैंने उसे अगले 20 मिनट के लिए फिर ग्रो किया, तो मैं कहूंगा जब ग्रो किया होगा तो ये दोनों स्टेट फिर अलग अलग हुई होगी, तो इस तरह की कुछ कंडीशन बन गई होगी। सर ये ब्लैक और रेड अलग अलग हुआ, इनके सामने बन गया बेटा जी N15, मतलब रेड कलर से इंडिकेट करो तो N15 और नया बन गया, तो सर एक नई डीएनए की स्ट्रैंड बनकर तैयार हो गई। अब मैं यहाँ पे इन इकोलाई की सेल्स को अलग अलग करता हूँ, किस प्रोसेस से बेटा जी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन से। सर इनको अलग अलग करने के लिए मैंने कौन सा मेथड अपनाया, तो मैं कहूंगा मैंने मेथड अपनाया बेटा जी यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट वाला। कैसे किया मैंने वहां पे एक ऐसा मीडियम यूज किया जो चीजों को सेपरेट करेगा डेंसिटी के बिहाफ पे। उस मीडियम का नाम क्या है यहाँ पे सीजियम क्लोराइड। तो एक क्वेश्चन फिर बन गया आपके लिए ऑब्जेक्टिव बेटा जी यहाँ पे, नेम द डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम। तो नाम क्या उसका बेटा जी यहाँ पे सीजियम क्लोराइड इज द मीडियम दैट इज यूज्ड फॉर द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, अगला वर्ड बेटा जी। सर इसका मतलब क्या, मैं कहूंगा डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इस टेस्ट में देखें तो डेंसिटी के बिहाफ पे चीजें अलग अलग होगी। किसके बिहाफ पे बेटा जी, डेंसिटी के बिहाफ पे चीज अलग अलग होगी। सर डेंसिटी के बिहाफ पर अगर अलग अलग होगी तो कैसे होगी, मैं कहूंगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होगी वो सबसे ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी बीच में होगी वो बीच में होगा, जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी वो कहां मिलेगा, हमें नीचे मिलेगा। इस तरह से तीन अलग अलग चीजें सेपरेट हो जाएंगी। अब यहां अगर मैं देखूं इस कंडीशन में तो सर या तो यहां हाइब्रिड चीज है या फिर यहाँ पे हैवी है, यहाँ पे लाइट नहीं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मुझे ये दिखाई नहीं देगा बट मुझे ये दो तो दिखाई देंगे। तो मैं कहूंगा मैंने इसमें से इस सेल को कर लिया सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, N15 वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया। समझना बात को, यहाँ पे मैंने N15 वाले को सिलेक्ट कर लिया। यहां तक की बात समझ में आई बेटा? ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैंने कर दिया। अभी एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक हाफ पार्ट खत्म हुआ है, अभी हाफ पार्ट आना बाकी है। अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है, आधा काम समझ के देखेंगे बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। N14 की सेल है, ग्रो कर रहा हूं मीडियम में जाकर N15 यूज कर रहा हूं, फिर मैं उसे सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग अलग कर रहा हूं। उसके लिए मैंने मीडियम यूज किया सीजियम क्लोराइड का बेटा जी यहाँ पे, जहां पे इस तरह से चीज अलग अलग हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वाला हमें यहाँ दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे या तो हाइब्रिड है या फिर हैवी है, तो मुझे दो चीज यहाँ दिखाई दे जाएगी। ठीक बात है, आगे चलिएगा बेटा। अब उसने क्या किया, उसने सिलेक्ट कर लिया N15 वाली सेल, और उस सेल को उसने क्या किया, अब उसको देखिएगा बेटा। ये था फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये था बेटा जी फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब आता है बेटा जी सेकंड हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या होता है सेकंड हाफ में, उसने अब चीजों को चेंज कर दिया। अब उसने बनाया एक मीडिया, और उस मीडिया में उसने जो NH4Cl यूज किया, उस NH4Cl में उसने नॉर्मल नाइट्रोजन का यूज किया। और यहां पे वो जो इकोलाई सेल को ग्रो कर रहा है, वो इकोलाई सेल है जिसमें N15 वाला डीएनए बैठा हुआ है। मतलब कहानी को उसने रिवर्स कर दिया। शुरुआत में उसने लिया था N14 वाले इकोलाई सेल, ग्रो कर रहा था N15 में। अब उसने कहानी को उल्टा कर दिया, उसने यूज किया N15 वाले में सेल को, और N14 उसने ग्रो किया। पॉइंट आएगा कई बच्चों दिमाग में, सर ये N15 कहां से आ गया? मैंने बेटा अभी तो समझाया। उसने जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो N15 वाला सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला सबसे नीचे बैठा हुआ था, उसने उस सेल को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन उसने लास्ट एक्सपेरिमेंट से किया बेटा जी, यहाँ जो फर्स्ट हाफ अभी हुआ था। अब उस सेकंड हाफ में क्या करता है, वो इस सेल को ग्रो करता है और वो ऑब्जर्वेशन नोटिस करता है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। वो हर 20 मिनट के बाद में यहां सेल्स को सेपरेट कर करके रेशियो को काउंट करता है। तो उसका रेशियो कैसा कैसा आता है उसकी बातें आपको यहाँ पे करनी है। तो याद रखना, अब यह बातें होंगी हैवी की और ग्रो कर रहे हैं लाइट मीडियम में, तो बातों को समझना जरा। यहाँ पे कहानी को यहां लगा रहा हूं बेटा। यहां पे जो डीएनए है वो है बेटा जी N15 मतलब हैवी। ठीक बात है। चलो मैं अब दूसरा कलर यूज करूंगा ताकि आपको चीजें आराम से दिखाई दे। वो इसको ग्रो कर रहा है 20 मिनट के लिए। तो क्या हो गया, दोनों स्टैंड्स हो जाएंगी अलग अलग। सर इसके सामने आ जाएगी N14,
क्योंकि मीडिया में उसने यूज किया NH4Cl, जहां पे नाइट्रोजन जो है वो क्या है बेटा जी आपका N14। सब बातें मैं लिख रहा हूं बेटा जी। तो सर जब ये डीएनए स्ट्रैंड अपने आप को रेप्लिकेट करेगी तो जो नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसने इस नाइट्रोजन यूज किया तो कुछ इस प्रकार का डीएनए बन गया, बिल्कुल बन गया। अब अगली 20 मिनट के बाद क्या होगा? अच्छा मैं यहां पे अगर देखूं तो क्या दिखाई दिया होगा सर, अगर हम डेंसिटी वाले डायग्राम को समझें, मैं यहां पे बनाता डेंसिटी वाला डायग्राम, तो मुझे दिखाई देगा यहां पे बीच वाली कैटेगरी सर N15 और N14 का यहां हाइब्रिड डीएनए, ठीक बात है। यहां पे मैं बनाऊंगा अगर तो आप कहोगे सर यहां पे अगर हम करके देखें N15 का यहां पे हैवी डीएनए, हैवी है ये हमारा ऐसा वाला है, सही है। अगले 20 मिनट के बाद क्या हुआ होगा सर, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे तो क्या हुआ होगा सर, ये रेड अलग हो जाएगी और सर ये ग्रीन भी अलग होगी। सर यहां पे अलग अलग हुआ होगा तो क्या होगा, ये सर रेड भी अलग हो गई और सर ग्रीन भी अलग हो गई। अब मीडिया के अंदर क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका N14 प्रेजेंट है, तो सर नया डीएनए जो बना होगा वो भी तो N14 का बना होगा। तो क्या हुआ होगा, इसके सामने जो नई स्ट्रैंड आ गई वो N14 की आ गई, यहां भी नई स्ट्रैंड N14 की आ गई, यहां भी स्ट्रैंड N14 की आ गई, यहां भी स्ट्रैंड N14 की आ गई। अब वो अगर यहां करके देखेगा सेंट्रीफ्यूगेशन तो क्या दिखाई देगा उसे यहाँ पे कि भाई या तो यहां डीएनए की स्ट्रैंड है लाइट, या फिर है बेटा जी यहां N15 की हाइब्रिड। ये तीनों डायग्राम को लिंक करके देखो मैंने क्या समझा दिया। अगर वो यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखेगा डेंसिटी के बिहाफ पे तो भाई हैवी डीएनए है। कैसे डीएनए है बेटा जी, यहाँ पे हैवी डीएनए है, और अगर हैवी डीएनए है तो मास अगर ज्यादा है तो आपने ऐसा फॉर्मूला बोला है सर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। देखो नीचे आपको सेडिमेंट सा दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है आपको उसमें। आपने कहा सर यहां जब 20 मिनट के बाद उसने उसको डबल किया होगा तो इस प्रकार की कंडीशन होगी जहां पे हाइब्रिड डीएनए होगा। तो क्या दिखाई देगा उसे, यहाँ पे ऐसे इस डेंसिटी से ऊपर दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा, बिकॉज यहां दोनों प्रकार के डीएनए आ रहे। बट सर जब वो 20 मिनट के बाद फिर करेगा, जब डीएनए अपने आप को डबल करके इक्वलाइज में डबल हो चुकी होगी तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पे इस प्रकार की कहानी होगी। तो सर ये जो दो डीएनए वो तो क्या है हाइब्रिड है, और ये जो दो डीएनए वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे लाइट है। तो अब मैं कहूंगा यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए, रेशियो ऑफ द हाइब्रिड एंड लाइट। तो आप कहोगे यहाँ पे क्या है इस कंडीशन में ऑल हाइब्रिड, यहां पे रेशियो क्या है मैं आपसे पूछूं, हाइब्रिड और लाइट का क्या रेशियो, तो आप कहोगे सर ये जो दो हैं वो तो हाइब्रिड हैं और ये जो दो है वो क्या है लाइट है। तो मैं कहूंगा रेशियो कितना होगा 2:2, दैट इज 1:1 का रेशियो। ठीक बात है। अब अगले वर्ड में चलिए, उसने इसी को ग्रो किया 20 मिनट और बेटा जी। तो क्या हुआ होगा वर्ड को समझो सर, ये रेड एंड ग्रीन अलग होगा, ये रेड ग्रीन अलग होगा, तो क्या होगा पहले इसकी बातें करते हैं। सर ये रेड अलग हो गया और सर ये ग्रीन अलग हो गया। मीडिया के अंदर हम यूज कर रहे हैं N14, तो सर इसके सामने भी N14 बन गया, इसके सामने भी N14 बन गया। सर ये दोनों भी अलग अलग हुई तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी दोनों अलग अलग हो गई, तो इनके सामने भी N14 आ गया, N14 आ गया। सर ये दोनों अलग अलग होंगी, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी यहाँ पे तो N14 अलग हो गया, N15 अलग हो गया, सॉरी। तो इसके सामने N14 आ गया, इसके सामने N14 आ गया। सर ये भी अलग अलग हुआ होगा, बिल्कुल बेटा अलग अलग हुआ होगा। तो आपने कहा सर ये इस प्रकार से अलग अलग हो गया। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइब्रिड
एंड लाइट डीएनए। तो आपको सर हाइब्रिड का नंबर तो कितना है 1 और 2, हाइब्रिड तो 2 ही है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा 2 है यहाँ पे हाइब्रिड। बट लाइट कितने हैं सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 यहाँ पे कैसे लाइट है, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा। रेशियो क्या आ गया 1:3। आगे इसी तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को जरा सुनना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइब्रिड एंड द लाइट डीएनए? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइब्रिड एंड द लाइट डीएनए इफ a normal nitrogen, a heavy nitrogen containing E. coli is grow in a light nitrogen containing medium for the 80 minutes। अगर हमने इस E. coli को इस मीडियम में ग्रो किया बेटा फॉर द 80 मिनट्स के लिए, तो क्या रेशियो होगा? आपको 80 मिनट के बाद रेशियो बताना है। अभी मिनट को काउंट करके देखो, 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट, अभी तक तो 60 मिनट हुई है, मतलब हमें एक 20 मिनट के लिए और ग्रो करना पड़ेगा। अब एक 20 मिनट के लिए और ग्रो करोगे तो रेशियो क्या आएगा, आपको वो काउंट करना है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन उसमें 80 पूछ लिया, 100 आ जाए, 120 आ जाए, व्हाटएवर कुछ भी आ जाए, तो आपको कैसे निकालना है जरा समझ के देखो। आपको रेशियो कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि सर 20 मिनट के बाद तो रेशियो कैसा है, यहाँ पे ऑल हाइब्रिड है, बट 40 मिनट के बाद रेशियो आया था हमारा यहाँ पे 1:1 का, ठीक है। अभी 60 के बाद हमारा रेशियो क्या है सर? अभी हमारा रेशियो दिखाई दे रहा है हमें 1:3 का, ठीक है। अब इस बार इस कहानी को समझ कर देखो, यहां पे जो कहानी सर टोटल डीएनए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल डीएनए है 8। तो मैं आपसे पूछूं डीएनए की स्ट्रैंड कितनी है, तो आप कहोगे सर डीएनए की स्ट्रैंड है यहां पे 16। समझ रहे ना, छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं आपको, तरीका बता रहा हूं, आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहां इस तरीके से समझ जाओगे, सर यहां पे टोटल डीएनए कितने हैं 8 है, काउंट कर लिया आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इनमें स्ट्रैंड कितनी है सर 16 स्ट्रैंड है। सर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए हमने ये पढ़ा था, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन ईच स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए गेट सेपरेट आउट and act as template for the synthesis of a new DNA strand। तो अब सोचिएगा अगर ये 8 डीएनए की यहाँ पे स्ट्रैंड बैठी, 8 डीएनए बैठे हैं, तो उनकी स्ट्रैंड कितनी है 16 है, और 16 के 16 स्ट्रैंड अगर अलग अलग होंगी तो मैं कहूंगा इसका मतलब इस 8 डीएनए से आगे जाके कितने डीएनए बनने वाले हैं बेटा जी? आपके यहाँ पे 16 डीएनए बनने वाले हैं, हाँ कि ना? तो जरा समझ के देखो, इन 16 स्ट्रैंड जो यहाँ बैठी, उन 16 स्ट्रैंड में से 2 तो है बेटा जी हैवी, और 14 जो है वो है नॉर्मल। समझ सकते हो इस बात को? यहीं पे सर ये जो 16 स्ट्रैंड यहां बैठी हुई है, 8 डीएनए में जो 16 स्ट्रैंड है, उन 16 स्ट्रैंड में 2 तो है हैवी, दिख रहा है रेड कलर की 2 ही तो है, और सर बाकी 14 है कितनी यहां पे आपकी ग्रीन कलर की। तो इसका मतलब इन 14 से 14 तो कैसे बनेंगे नॉर्मल डीएनए बनेंगे, और इन 2 के ऊपर अगर आपका नॉर्मल आएगा तो मैं कहूंगा इस केस में यहां पे क्या बनेगा हाइब्रिड बनेगा। मतलब जब भी डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है हाइब्रिड का नंबर तो हमेशा 2 ही रहेगा। तो सर इसका नंबर अगर 2 रहेगा हमेशा, तो बाकी जो बच्चे वो सब कैसे नॉर्मल होंगे, तो मैं कहूंगा रेशियो कैसा आ जाएगा 2:14। काटा आप लोगों ने 1:7 रेशियो आएगा। मैंने बता दिया बिना किए हुए यहाँ रेशियो आएगा 1:7। बट आपको क्या करना है, इसको 20 मिनट के लिए ग्रो करके देखना, रेशियो आपका आएगा 1:7। चलो न्यूमेरिकल चेंज करते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर द 100 मिनट? व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर द 100 मिनट? तो देखो बेटा जी यहां पे आपके पास में 16 डीएनए हैं, तो इसका मतलब आपके पास 32 स्ट्रैंड है। उन 32 स्ट्रैंड में से 2 तो है बेटा जी हैवी स्ट्रैंड, और 30 स्ट्रैंड है बेटा जी लाइट स्ट्रैंड। तो मैं कहूंगा आपका रेशियो आ जाएगा 2:13।
30 रेशियो आएगा बेटा जब 1:15 का। अगर आप यहाँ पे 100 मिनट बाद की बात कर रहे हो कि भाई यहां से अगर हमने 100 मिनट्स की बात करेंगे तो रेशियो आएगा 1:50। आपसे कितने मिनट के बाद में रेशियो पूछा जाए तो आप रेशियो निकाल सकते हो इसी तरीके से बेटा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था किसके द्वारा बेटा जी? आपका मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोक के द्वारा। उसने सारा काम किस पे किया था? परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट ऑन द ई कोलाई। उसने यहाँ पे ई कोलाई सेल का यूज किया। उसका जो डबलिंग टाइम होता है बेटा जी वो होता है 20 मिनट का। उसने यहाँ पे जो मीडियम यूज किया वो था सीजियम क्लोराइड, जो चीजों को सेपरेट करता है द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा और क्यों ज्यादा लगेगा? किस पे ज्यादा का मतलब है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 डीएनए कंटेनिंग सेल है, या तो लाइट वाला या हैवी वाला। तो मैं आपसे पूछूं डूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन, आप उसे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसे घुमाते हो, उसे ऐसे घुमाओगे तो एक फोर्स लगेगा, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। तो मैं आपसे पूछूं डूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा और क्यों लगेगा? तो आप ये कहते हो हमेशा हैवी चीज पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। कृतिका बता देगी आपको अच्छे तरीके से। कृतिका बेटा इनको बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। ये होता है, क्या होता है? अरे पढ़ रखा होगा आप लोगों ने भाई फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने कहा सर ये जो हमारा होता है, आप इन चीजों को छोड़ दीजिएगा, आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे m के ऊपर। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। जिसका मास ज्यादा होगा उस पे फोर्स अप्लाई भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। जिसके मास ज्यादा होगा उस पे फोर्स अप्लाई भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पेपर में कोई पूछे आपसे ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ज्यादा किस पे लगता है? हैवी पे या लाइट पे? तो क्या बोलोगे? होगा हैवी। क्यों? आप ये फॉर्मूला भैया जी याद रखना और बता देना यहाँ पे, बिकॉज फोर्स दैट इज अप्लाइड टू द सेंट्रीफ्यूगेशन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा जिस पे मास ज्यादा होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे यहाँ पे, विच सेल सेडिमेंट फास्टर ड्यूरिंग द सेडिमेंट? जल्दी सेडिमेंट कौन होगा? तो आप ही कहोगे सर जिस पे हमने फोर्स अप्लाई किया है वो जल्दी सेडिमेंट होगा। तो जल्दी सेडिमेंट कौन होगा? जिसके ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई किस पे ज्यादा हुआ है? जो हैवी है। तो मैं कहूंगा भैया जी यहाँ पे सेडिमेंटेशन उसका जल्दी होगा, फास्टर होगा, जो हैवी इन द मास होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? यहाँ पे अरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, स्टेटमेंट पढ़ोगे आप यहाँ पे, विच सेल सेडिमेंट फास्ट? तो कहोगे हैवी डीएनए कंटेनिंग सेल गेट फास्टर सेडिमेंट बिकॉज फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा तो वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगी। ये सब बातें आपको समझनी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपको पता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बातों को समझना, सब आंसर आपको समझ में आ जाएंगे बेटा जी। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म बाय द मैथ्यूज एंड मिल्सन एंड द फ्रैंकलिन स्टोक इन द 1958। सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले और भी एक साइंटिस्ट था, उसकी बातें कर लेते हैं। छोटी सी बात है, बस 2 मिनट की बात है वो आपकी, ज्यादा बड़ी नहीं हो बात। एक साइंटिस्ट और था बेटा जिसका नाम था टेलर। इसने भी 1958 में ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, बट उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा जी आपका यहाँ पे विशिया फैबा पे, जिसे आप कहते हो बेटा जी फैबा बीन्स प्लांट पे। उसने एक प्लांट की सेल ली थी। किस प्लांट की बेटा जी? फैबा बीन्स, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है बेटा जी यहाँ पे? विशिया फैबा। इसकी बेटा जी उसने सेल को कल्चर किया था और उसने यही सेम काम करके देखा था, बट उसने यहाँ पे मीडिया के अंदर यूज किया था बेटा जी आपका यहाँ पे रेडियो एक्टिव थायमिडीन। वही सेम बात सोचो, सेम चीजें, कोई अलग नहीं है, कोई वैसे नाम याद रखना बेटा जी। सोचिए ये अगर आपका नॉर्मल डीएनए वाला है जिसमें थायमिडीन नॉर्मल है, अब आप इस सेल को कल्चर कर रहे हो एक ऐसे मीडियम में जहां पे आप लोगों ने रेडियो एक्टिव थायमिडीन, आई थिंक नाम समझ में आ रहा होगा, आयोडीन, मतलब एक न्यूक्लियोसाइड जो यहाँ पे यूज किया वो रेडियो एक्टिव था। तो भाई जब डीएनए रेप्लिकेट करेंगे कैसे मीडियम में,
ये सेल है, प्लांट की सेल जिसमें ये डीएनए बैठा है, ये डीएनए कंटेनिंग सेल जब अपने आप को डबल करेगी, अपने आप को डिवाइड करेगी, तो उससे पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगी, और उस सेल में जो मीडिया में भैया जो डीएनए है वो है रेडियोएक्टिव थायमिडीन, तो उसे डेफिनेटली ऐसा कुछ होने वाला है। ये स्ट्रैंड तो है ओल्ड वाली, इनके सामने जो नई स्ट्रैंड आएगी वो होगी जिसमें बैठा होगा बेटा जी आपका यहाँ पे रेडियोएक्टिव थायमिडीन। तो उसने रेडियोएक्टिव डिटेक्ट किया कि कौन सी स्ट्रैंड से निकल रहा है, कौन सी स्ट्रैंड शो कर रही है, उससे उसने सेम वही चीज प्रूव की थी कि भाई वैसा रेशियो आता है जैसा कि मिडलसन और स्टोक ने रेशियो निकाला है, सेम वैसे उसने बातें की कि भाई ऐसे डीएनए रेप्लिकेट करता है, ये नॉर्मल है, सेल को डबल करोगे ऐसे मीडिया में तो अगला डीएनए ऐसा दिखाई देगा कि एक तो स्ट्रैंड ऐसी होगी जो नॉर्मल डीएनए वाली होगी और एक ऐसी होगी जिसके पास बेटा जी रेडियो एक्टिव बैठा होगा। ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा और इसी बात को उसने प्रूव किया था। बट ये पेपर में भाई साहब आई थिंक 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया, अदर देन द मिडलसन स्टोक हु प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन एज ए सेमी कंजर्वेटिव, किसने प्रूव किया था? तो कौन था बेटा जी यहाँ पे? टेलर। कब प्रूव किया बेटा जी? 1958 में प्रूव किया। ऑन विच सेल ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, तो नाम कहते हैं यहाँ पे ऑन द सेल ऑफ द विसिया फेबा, फेबा बीन्स के ऊपर उसने बेटा क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। नेम द मॉलिक्यूल दैट यूज्ड बाय द टेलर इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो उसने क्या यूज किया था बेटा यहाँ पे? रेडियोएक्टिव थायमिडीन का यूज किया था। तो ये कुछ चेंज है, उन बातों को याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है नीट में आपके बोर्ड में, तो बातें याद रखना इसके बारे में। इट्स ऑल अबाउट द, हमने आज ये समझ लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो नेचर में कैसा है बेटा जी आपका सेमी कंजर्वेटिव है, हमने ये बातें आपको समझा दी। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की, हाउ इट हैपन और हाउ इट ओकर। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।